नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे स्टैंडिंग वेव्स इन स्ट्रिंग्स के जो नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होते हैं उनके बारे में। इससे पहले हम स्टैंडिंग वेव के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ये क्या होती हैं, इनकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। तो जो हमारी स्टैंडिंग वेव है वो होती क्या है, अगर हम क्या करें, दो फिक्स एंड ले लें। जैसे कि मान लीजिए एक फिक्स एंड आपने ये ले लिया और एक फिक्स एंड आपने ये ले लिया और इन दोनों के बीच में एक स्ट्रिंग को आपने बांध दिया। अब जो वेव्स इसके अंदर क्रिएट होंगी तो वो हमारी स्टैंडिंग वेव होंगी, क्योंकि हमने दोनों तरफ से इसको फिक्स रखा है। एनर्जी हमारी ट्रांसफर नहीं होगी इन जो हमारे पॉइंट हैं इनसे बाहर। तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ चुके हैं, जो स्टैंडिंग वेव या फिर स्टेशनरी वेव जिसको आप बोलते हैं, सारी कैरेक्टरिस्टिक भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसके अंदर होता क्या है, मान लीजिए जो वेव जनरेट होती है इस एंड से मान लेते हैं, इस एंड से इस तरह से जो वेव है वो जनरेट हो रही है इस तरह से। अब ये जो है ये वेव जनरेट होती हुई इस एंड पर पहुंचती है, मान लीजिए इस तरह से पहुंचती है, यहां पर पहुंचती है। तो यहां पर जब ये आती है तो यहां से इसको रिफ्लेक्शन मिलता है, तो यहां पर इस तरह का इसको रिफ्लेक्शन मिलेगा। तो ये इस तरह से उलट कर जाएगी, फिर यहां पर पहुंचेगी, फिर यहां से ये रिफ्लेक्ट होगी, वापिस आएगी। तो यानी कि जैसे ही ये इस एंड से लेफ्ट से राइट पर जाती है, इस एंड पर उसको रिफ्लेक्शन मिलती है। रिफ्लेक्शन मिलने के कारण क्या होता है, उनके बीच में जो हमारी राइट की तरफ जा रही है वेव और जो हमारी अब रिफ्लेक्ट होकर जो है लेफ्ट की तरफ आएगी ये वाली, तो इनके बीच में सुपर इम्पोज हो जाता है और हमें एक नेट वेव मिलती है। तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होता है, अगर हम y उसको बोलें एट एनी पोजीशन x और t, वो हमें मिल जाता है। ये सब कुछ हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यानी कि इस तरह से एक स्टैंडिंग वेव हमें मिल जाती है सुपर इम्पोज के कारण। जब एक वेव चलती है दूसरे एंड पर पहुंचती है, वहां से रिफ्लेक्ट होती है, वो दूसरे एंड पर पहुंचती है, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होती है, इस तरह से हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं, सुपर इम्पोज उनका होता है और हमें जो है एक स्टैंडिंग वेव मिलती है। तो यानी कि अगर फॉरवर्ड वेव की बात करें, प्रोग्रेसिव वेव की बात करें, तो उसकी इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं y1xt, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर आप जो एम्पलीट्यूड है उसको r मान रहे हैं तो आप इसको लिख सकते हैं r sin ओमेगा t माइनस के एक्स। यही इक्वेशन होगी अगर आप फॉरवर्ड वेव की बात कर रहे हैं प्लस x डायरेक्शन के अंदर। लेकिन अगर आप बैकवर्ड वेव की, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ अगर कोई वेव जा रही है उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि जो रिफ्लेक्टेड वेव है, तो आप उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको लिख देते हैं y2xt। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, r sin ओमेगा t प्लस के एक्स, ये हो जाएगा। और अगर इसमें देखिए फेस चेंज मिल रहा है, जैसे कि ये यहाँ पे आई, फिर हमें ये उल्टी वेव मिली, फेस चेंज हमें मिला पाई का, तो हम पाई इसके अंदर ऐड कर देंगे क्योंकि फेस चेंज हमें मिला है, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। यानी कि ये फॉरवर्ड के लिए है और ये रिफ्लेक्टेड वेव के लिए है, जिसके अंदर हमें फाई जो है फेस चेंज मिल रहा है। अब देखिए अगर हमें रिजल्टेंट निकालना है, यानी कि जो y x t निकालना है किसी पोजीशन x पर किसी भी टाइम t पर, जैसे ही ये सुपर इम्पोज होगी तो इन दोनों को हमें प्लस करना पड़ेगा। तो जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर देखिए r sin ओमेगा t प्लस के एक्स प्लस पाई है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r sin, माइनस का माइनस आप ले लेंगे बाहर, तो माइनस r sin, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा t प्लस के एक्स, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस में पाई है साइन के साथ। तो हम इसको माइनस r sin ओमेगा t प्लस के एक्स इस तरह से लिख सकते हैं, ये माइनस आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, इनके एडिशन के बाद हमें क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। जब आप इनको ऐड करेंगे तो माइनस r को आप बाहर ले लें यहाँ पर, तो माइनस r को जब बाहर लेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये साइन आप ले लें, और ये ओमेगा टी प्लस के एक्स जो है आपका अब यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये आप ये आगे ले लें क्योंकि माइनस हमने बाहर ले लिया, जो हमारा माइनस आर है, तो माइनस आर को हमने बाहर ले लिया, तो ये आ गया आर सॉरी साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स अंदर ब्रैकेट के, और ये जो है माइनस में आ जाएगा माइनस आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वाली टर्म जो है ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये आ गया हमारा ब्रैकेट के अंदर इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए साइन ए माइनस साइन बी का ये फॉर्मूला बनता है। अब साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला भी हमें याद होना चाहिए, साइन ए माइनस साइन बी का। तो ये हमारे पास क्या होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 ये होता है, या c प्लस डी भी आप ले सकते हैं, कुछ भी आप ले लीजिए, और साइन a माइनस बी a माइनस बी बाई 2 ये होता है। ये साइन a माइनस साइन b का फॉर्मूला है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2।
तो जब आप इसको पुट करेंगे यहाँ पर, यानी कि ये जो चीज बनी है साइन ए माइनस साइन बी के अंदर, तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी लास्ट में वाई एक्स टी की, जब आप इसको पुट कर लेंगे तो ये आपको मिलेगी -2r, जब आप इसको सोल्व कर लेंगे कोस ओमेगा टी, और इसके साथ आपको क्या मिलेगा साइन के एक्स ये मिलेगा। जैसे ही आप इसको सोल्व कर लेते हैं तो प्लस करेंगे, जैसे कि यहाँ a प्लस बी है तो इस पूरी टर्म को इसके साथ प्लस करेंगे, और फिर जो साइन a माइनस बी है तो इसको जो है इसमें से माइनस करेंगे, a माइनस बी करेंगे, तो ये जो है ये टर्म आपके पास आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको रिफॉर्म करके लिखें, यानी कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 2r, ये साइन के एक्स को आगे लिख लेते हैं, साइन के एक्स ये चीज जो है हमने आगे लिख दी, और इसको कोस ओमेगा टी हमने यहाँ पर लिख दिया। अब ये जो चीज है, यानी कि ये जो है 2r साइन के एक्स, ये जो चीज है यहाँ पर ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल जो फंक्शन के रूप में ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें कुछ इस तरह से नहीं मिला, यानी कि vt माइनस एक्स की तरह ये हमें नहीं मिला। जैसे यहाँ ओमेगा टी माइनस के एक्स था, इसी तरह से vt माइनस एक्स की फॉर्म में अगर हम देखें, या प्लस माइनस एक्स की फॉर्म में हमें कुछ नहीं मिला। तो ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रोग्रेस नहीं कर रही वेव। ये किसके लिए हमें मिलता है, ये कोई वेव जो है प्रोग्रेस कर रही हो, इस तरह से प्रोग्रेस कर रही हो, तो यानी कि ये नहीं मिला। तो ये जो हमारी वेव है ये हमें मिला है 2r साइन के एक्स मिला है, ये तो हमारा एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन हो जाएगा, एम्पलीट्यूड, जैसे कि r साइन ओमेगा टी हम लिखते हैं, जैसे कि ये चीज है r साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स हमने लिखा, इसी तरह से मान लीजिए r कोस ओमेगा टी आप लिख लेते हैं। तो ये एम्पलीट्यूड है हमारा, जो हमारी ऑसिलेशंस हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं हमारे स्ट्रिंग के, जो किसी भी पोजीशन पर अगर हम ले रहे हैं, डिफरेंट पोजीशन पर लेंगे आप x की तो डिफरेंट वैल्यू आपको मिलेंगी इसकी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर कोई प्रोग्रेशन नहीं हो रहा है, मूव नहीं कर रही है, ये स्टैंडिंग वेव है। एक तो इसी एक्सप्रेशन से ये क्लियर हो जाता है। अब इसी एक्सप्रेशन का हम यूज करेंगे, अगर मान लीजिए एक एंड आप यहाँ पर x की वैल्यू आप 0 ले लेते हैं, यानी 0 है, और यहाँ से यहाँ तक आप स्ट्रिंग की वैल्यू जो है l मान लेते हैं कि लेंथ l है, यानी कि यहाँ l है। तो अगर एक एंड पर आप मानते हैं कि जो वन एंड है, ये फर्स्ट एंड जो है यहाँ पे x 0 है, तो यहाँ पर जब x को आप 0 पुट करते हैं, यानी कि इस x को आप 0 पुट कर दें, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर वैल्यू, ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है 0 मिल जाएगी। यानी कि जो y की वैल्यू है, अगर x इक्वल टू 0 पर देखें, x इक्वल टू 0 पर देखें, तो y x t की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, y x t की वैल्यू वो मिलेगी आपको 0, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा x इक्वल टू 0 के ऊपर। x इक्वल टू l है उसकी बात करें, यानी कि x इक्वल टू 0 पर देखा आपने, ये जो इस एंड पर था, और x इक्वल टू l की बात करें जो कि ये एंड बनेगा, एक एंड ये है स्ट्रिंग का, एक एंड ये है। तो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, x की जगह हमें l पुट कर देना है, यानी कि जो हमारे पास इक्वेशन थी y इक्वल टू -2r कोस ओमेगा टी और साइन के एक्स था, तो यहाँ पर आ जाएगा के एल, ये आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इस एंड के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है किसी भी पॉइंट का वो 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये नोड है, नोड के ऊपर कोई भी पॉइंट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो 0 होता है, नो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट आप इसको बोलते हैं। तो y इक्वल टू 0 होगा, तो आप इसको 0 पुट कर लेंगे, तो 0 इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, -2r कोस ओमेगा टी साइन के एल। अब साइन के एल के लिए जो 0 वैल्यू है वो कब होगी, यानी कि आप साइन के एल इक्वल टू 0 को ये भी तो लिख सकते हैं साइन एन पाई, यानी कि जो साइन पाई होता है वो 0 होता है, चाहे 1 पाई 2 पाई 3 पाई कुछ हो। तो साइन के एल यानी कि ये जो वैल्यू है इसके लिए 0 ये कब होगा, इसको आप साइन एन पाई के इक्वल भी लिख सकते हैं। एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो के एल जो है एन पाई के बराबर आ जाता है। के एल किसके बराबर आ जाता है, एन पाई के बराबर। अब यहाँ पर जो k है, k की वैल्यू भी हमें पता है वो क्या होती है, ये होती है 2 पाई बाई लैम्डा, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा k की जगह, और यहाँ l आ जाएगा, यहाँ n पाई आ जाएगा, n पाई ये चीज है। अब यहाँ से अगर आप लैम्डा की वैल्यू को निकालते हैं, इस लैम्डा की वैल्यू को निकालते हैं, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 2l बाई n। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये वेवलेंथ की टर्म में, और ये लेंथ और जो n की टर्म में आई है। तो आपको ये याद रखनी है, इसी से हमारे जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो निकलेंगे। n की वैल्यू कुछ भी हम 1 2 3
जब पुट करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल मोड आएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह से आते चले जाएंगे। तो लैम्डा इक्वल टू 2l/n ये आपको वैल्यू याद रखनी है। अब जब देखिए हम बात करते हैं जो हमारे मोड ऑफ वाइब्रेशन है, तो वो हमारे इस तरह की जो हमारी वेव्स जो हैं बनती हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, स्टैंडिंग वेव जो होती हैं। अब मान लेते हैं देखिए यहाँ पर जो x है ये हमारा यहाँ पर 0 है और यहाँ पर x इक्वल टू जो l है, यानी कि टोटल लेंथ जो है l है। आप इस तरह से बोल सकते हैं कि जो टोटल लेंथ है ये l है हमारे। तो जब वेव बनती है आप इसको पकड़कर एकदम से छोड़ देते हैं तो इस तरह की अप और डाउन आपको वेव मिलती है, जिसको आप स्टैंडिंग वेव बोलते हैं। अब इस केस के लिए ये हमारा फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है। इस केस के लिए हम क्या करेंगे, इस केस के लिए जो लैम्डा 1 है वो हम पुट कर देंगे जो 2l/n था हमारा, यानी कि लैम्डा की जगह हमने लैम्डा 1 पुट कर दिया और 2l/n n की जगह हम पुट कर देंगे 1 फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। तो ये क्या आ जाएगा हमारा लैम्डा 1 जो है हमारा ये आ जाएगा 2l के बराबर और l कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर लैम्डा 1/2 के बराबर, यानी कि जो लेंथ है और इसके अंदर जो लेंथ रहेगी वो वेवलेंथ की आधी रहेगी। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, या फिर आप कहें कि जो वेवलेंथ है वो दुगनी रहेगी l की। जैसे कि मान लीजिए ये तो एक ही बनी, अगर आपको दूसरा भी इसका हिस्सा बनाना है तो वो इस तरह से बनेगा कहीं पर जाकर। तो इस तरह से यानी कि ये जो है हमारी जो लेंथ के अंदर ये किसके बराबर है λ/2 के बराबर, यानी कि l जो है हमारी इस केस के लिए λ/2 के बराबर रहेगी, यानी कि वेवलेंथ की आधी रहेगी। या फिर कह लें कि जो वेवलेंथ है इसकी लेंथ की दुगनी बनेगी, यानी कि अगर पूरी वेवलेंथ की बात करें तो आगे जाकर l और हमें लेंथ लेनी पड़ेगी तब एक पूरी वेव हमारी स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो ये हमारा फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है। इसके अंदर जो होता है स्ट्रिंग जब वाइब्रेट करता है पूरा का पूरा स्ट्रिंग वाइब्रेट करता है, एज ए होल कह सकते हैं कि पूरा का पूरा, इसके बीच में कोई भी और सेगमेंट नहीं बनता। और यहाँ पर हमें कितनी नोड मिलती हैं, एक ये नोड n1 लिख लीजिए, एक ये नोड n2 लिख लीजिए, और एंटी नोड कितनी मिलती है, एक एंटी नोड मिलती है हमें। तो नोड्स हमें 2 मिलती हैं, एंटी नोड 1 मिलती है फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए। अब यहाँ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है अगर वो आपको निकालनी है कि जो फ्रीक्वेंसी है न्यू है वो किस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब हमें पता है जो लैम्डा है vt के बराबर होता है, ये हमने जो इक्वेशन है पहले देखी थी, ये रिलेशन जो है। अब यहाँ से देखिए जो हमारा अगर आप v निकालें तो वो हो जाएगा λ/t हो जाएगा, और 1/t हमारा क्या होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं न्यू लैम्डा। तो v जो हो जाएगा हमारा न्यू लैम्डा के बराबर हो जाएगा। और अगर आपको ये फ्रीक्वेंसी निकालनी है, न्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा v/λ हो जाएगा। सिंपल है, इससे इस रिलेशन से आप ये निकाल सकते हैं न्यू इक्वल टू v/λ हो जाएगा। और अगर आप फर्स्ट मोड की बात कर रहे हैं तो न्यू 1 यानी कि फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है तो v/λ1 हो जाएगा। और यहाँ पर λ1 किसके बराबर है, जो λ1 है वो 2l के बराबर है, तो v/2l के बराबर हो जाएगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन के लिए v/2l आ जाती है, ये भी आपको याद रखनी है। तो इस तरह से आप इसको निकालेंगे। अब अगर हम सेकंड मोड की बात करें, अब ये जो फर्स्ट मोड है इसको फंडामेंटल नोट या फिर फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं, तो ये जो है याद रखना है। और ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, यानी कि बेसिक एक मोड है उसकी बेसिक फ्रीक्वेंसी है। और मिनिमम आप इसको कह सकते हैं कि जो मोड ऑफ मिनिमम वाइब्रेशन क्या आप इसको कह सकते हैं, या कहें कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होती है इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर वो मिनिमम रहती है। तो जो ये हमने निकाली है। अब सेकंड मोड देख लेते हैं। सेकंड मोड के अंदर क्या होगा, सेकंड मोड के अंदर जो हमारी वेव बनेगी इस तरह से बनेगी। जब आप इसको जो है यहाँ से मान लीजिए पकड़कर इसको छोड़ देते हैं एकदम से, इस तरह की अगर स्टैंडिंग वेव हमारे बने इस तरह की, तो अप और डाउन जो है इस तरह की हमें जो है एक ही जगह पर जंपिंग करते दिखे, यानी कि 2 सेगमेंट बने इसके अंदर। सीधी सी बात है कि 2 सेगमेंट बने इसमें। अब इस केस के लिए क्या होगा, यही फॉर्मूला यूज करना है, यानी कि जो λ2 लिख लेंगे इसको और 2l बाय जो n है, अब n की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी कि ये किसके बराबर आ गई λ2 l के बराबर आ गई, यानी कि ये जो है l के बराबर आ जाएगी हमारी। जो इस केस के लिए वेवलेंथ है पूरी l के बराबर होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें जो v2 है तो वो हमारी क्या आ जाएगी यहाँ पर, वो आ जाएगी v/λ2, यानी कि ये आ जाएगी v/l।
यही आ जाएगी हमारे पास इस केस के लिए। अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर और 2 से मल्टीप्लाई जो है नीचे करते हैं, तो जो v/2l है ये जो है किसके बराबर है, ν1 के बराबर है। तो ये पुट कर सकते हैं, ये समझने के लिए किया है बस। तो ये ट्रू ν1 आ जाएगी, यानी कि जो v2 होगी हमारी, जो ν2 होगी सॉरी, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये डबल होगी इसकी, जो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन की। इससे डबल फ्रीक्वेंसी जब आप देंगे तो आपको इस तरह के सेगमेंट मिलेंगे, सीधी सी बात है 2 सेगमेंट मिलेंगे। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। इसको हम सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन बोलते हैं, सेकंड हार्मोनिक, या फिर फर्स्ट ओवरटोन आप इसको बोल सकते हैं। तो इसके अंदर आपने ये वेवलेंथ भी निकाली, यानी कि जो ये पूरी वेवलेंथ होगी। अब देखिए एक नोड है, यहाँ पर हमने बात की थी, एक ये नोड है और एक ये नोड है। इन तीनों के बीच में हमारी जो पूरी जो वेवलेंथ होती है वो लैम्डा ही होती है। तो L यहाँ पर लैम्डा के बराबर ही आ जाएगा इस केस के लिए। अब अगर हम थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो है आपको इस तरह की जो स्टैंडिंग वेव मिलेंगे, इस तरह की, और इसके अंदर पुट करके देखते हैं अब हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पर जो लैम्डा 3 है वो आपका क्या आ जाएगा, 2L बाय, यहाँ पर n की जगह आप 3 ले लेंगे तो 2L/3 आ गया। और यहाँ से अगर आप L की वैल्यू को निकालते हैं, L की वैल्यू को, तो ये क्या आ जाएगी, 3 लैम्डा 3 डिवाइड बाय 2, ये L की वैल्यू आ जाएगी इस तरह से इस केस के लिए। यानी कि जो लैम्डा 3 रहेगी इसके अंदर वो 2L/3 रहेगी। यानी कि यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये कितनी होती है हमारी लैम्डा, यानी कि एक नोड हो गई और एक ये नोड हो गई। नोड और नोड के बीच की अगर हम देखें जो डिस्टेंस है तो वो लैम्डा है। उसके बाद जो है λ/2 आप कह सकते हैं, यानी कि लैम्डा प्लस λ/2, अगर इसको ऐड करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 3 λ/2। सिंपल सी बात है, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ लैम्डा और यहाँ से यहाँ λ/2। तो ये इसीलिए L जो है, लैम्डा जो है हमारी 2L/3 आई है और L जो है 3 λ/2 आई है, जो कि हमने ये देखी लेंथ। तो ये निकाल सकते हैं। इसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आप निकाल सकते हैं। इस केस के लिए जो ν3 आएगी, ν3 अब हमारी क्या आएगी, वो क्या है, v जो λ3 हो जाएगी, यही है। और यहाँ पर λ3 की वैल्यू क्या है, λ3 की वैल्यू हमने पुट कर दी 2L/3 पुट कर दी, ये 3 ऊपर जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 3v/2L। अब v/2L क्या है, ν1 है हमारी, ν1, यानी कि 3 ν1। अब ये 3 गुना है इस फ्रीक्वेंसी की, जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, ये 3 गुना है। तो आपको इस तरह से 3 सेगमेंट मिलेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा फर्स्ट जो मोड है, सेकंड मोड है और थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन है, उसके अंदर फ्रीक्वेंसी हमें क्या क्या मिलती हैं। इसी तरह से आपको अगर n मोड की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी, v3 के लिए देखिए, यहाँ v1 के लिए हमारी ये थी, v2 के लिए 2v/ν1 थी सॉरी, और जो हमारी ν3 थी अगर हम देखें तो वो हमारी क्या थी, ये 3 गुना थी। इसी तरह से ν अगर हम देखें तो वो n गुना होगी, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी उसके, जो हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, यानी कि ये बेसिक फ्रीक्वेंसी है तो n गुना होगी। सिंपल सी बात है। अगर nth भी आप निकालना चाहें तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, n-1th ओवरटोन निकाल सकते हैं या nth हार्मोनिक निकाल सकते हैं। तो ये जो है इस तरह से हमारे जो नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन है उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, उनकी वेवलेंथ है, इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पोजीशन ऑफ नोड्स, और जो एंटी नोड्स हैं वो हमें कहाँ कहाँ पर मिलेंगी हमारे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन के लिए। तो फर्स्ट मोड, सेकंड मोड, थर्ड मोड हमने सारे डिस्कस किए। तो यहाँ पर जो है देखिए x = 0 है और x = L है। यहाँ पर अगर हम नोड्स की बात करें, नोड्स की, तो फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन पे हमारे पास एक ये नोड बनती है, एक ये नोड बनती है। हम इसको लिख लेते हैं n1, इसको लिख लेते हैं n2। तो यहाँ पर 2 नोड मिलती हैं, याद रखिएगा। फर्स्ट मोड में हमें 2 नोड्स मिली। सेकंड मोड के अंदर हमें n1, ये भी नोड है, n2 और ये भी नोड है, n3, 3 नोड मिली सेकंड मोड के अंदर। थर्ड मोड में हमें n1, n2, n3 और n4 4 नोड मिली। इसके अंदर हो क्या रहा है, जो फर्स्ट मोड है उसके अंदर हमें 2 नोड, सेकंड मोड है उसमें 3, थर्ड मोड है उसके अंदर 4। यानी कि जो नोड्स की संख्या है, अगर हम कहें कि वो हमारी n+1 है, यानी कि n+1, अगर मोड ऑफ वाइब्रेशन फर्स्ट के लिए ले रहे हैं तो 2 नोड, सेकंड के लिए n को 2 पुट कर देंगे 3 नोड, थर्ड के लिए n को 3 पुट कर देंगे 4 नोड, यानी कि 4 नोड हमें मिलेंगे। इस संख्या तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं।
मिलेंगी कितने डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर देखिए x इक्वल टू 0 पर मिली और x इक्वल टू l पर मिल रही है, यानी कि एक तो 0 पर हमें मिलेगी, एक l पर मिलेगी। दूसरा अगर दूसरे के अंदर देखें कहाँ पर मिली, l/2 में, यानी कि लेंथ के बिल्कुल हाफ में मिली, तो l/n आप लिख सकते हैं क्योंकि n जो है हमारा सेकंड मोड के लिए आ जाएगा। इसी तरह से n की जगह आप 3 पुट करेंगे तो l/3 पर आपको मिलेगी इस तरह से ये नोड जो है। इसी तरह से l/3 के अंदर जो है फिर से l/3 आप ऐड करेंगे तो 2l/3 पर मिलेगी, यानी कि 2l/n भी आप इसको लिख सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से ये हो जाएगा हमारा, देखिए l/n, 2l/n, 3l/n, इस तरह से ये चलेगा। तो यहाँ पर जो है हमें इतने डिस्टेंस पर जो है हमारी नोड्स हमें मिलती हैं। अब अगर हम बात करें जो हमारी एंटी नोड्स हैं, तो एंटी नोड्स हमें कहाँ पर मिलेंगी। अब एंटी नोड्स यहाँ पर है, यानी कि बिल्कुल हाफ में है यहाँ पर, तो ये जो है हमारी l/2 पर है अगर एंटी नोड की बात कर रहे हैं। अब तो यहाँ पर ये हमें मिलेगी, अगर x की वैल्यू की बात करें l/2 पर मिलेगी। इसी तरह से ये जो है हमें अगर सेकंड के अंदर हम बात करें, यहाँ पर मिलेगी एंटी नोड, यहाँ पर मिलेगी एंटी नोड, एंटी नोड यहाँ पर, एंटी नोड यहाँ पर। एक बात और ध्यान रखनी है, जैसे फर्स्ट मोड के अंदर सिर्फ एक एंटी नोड है, सेकंड मोड में 2 एंटी नोड है, थर्ड मोड में 3 एंटी नोड है, यानी कि जितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है उतने ही एंटी नोड। नोड्स क्या थी, n+1 थी, लेकिन एंटी नोड क्या है, n के बराबर ही है। जितने मोड ऑफ वाइब्रेशन उतने ही एंटी नोड मिलेंगी। कहाँ कहाँ पर, l/2 पर मिलेंगी हमें, और इसी तरह से ये जो है n अगर आप यहाँ पर लगा दें, और 3l/2n पर मिलेंगी, 5l/2n पर मिलेंगी। यानी कि देखिए यहाँ पर l था तो उसका हाफ पर ये हमें मिलेंगी, तो यानी कि ये पूरा l था तो यहाँ पर हमें एंटी नोड मिली हाफ में। अब यहाँ पर ये था तो इसका जो l/2 है उसके हाफ में मिली, और इसी तरह से यहाँ पर भी हाफ में मिली। तो यानी कि ये जो है हमारा 3l/2n पर हमें मिलेंगी, 5l/2n पर मिलेंगी। n यानी कि जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो आपको पुट कर देना है। फर्स्ट के लिए 1 पुट कर देना है, यानी कि l/2 पर मिली। सेकंड के लिए 2 पुट कर देना है, l/4 पर ये मिलेगी। और फिर से जो है यहाँ पर देखेंगे इसके अंदर आप ऐड करेंगे इसको, तो इस तरह से जो है आपको अलग अलग जगह पर ये मिलती रहेंगी, और इनका जो डिस्टेंस एंटी नोड का ये होगा। तो इस तरह से पोजीशन ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स को भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इसके अंदर। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।